बीजेपी वाल्यांनी देशभर इंजेक्शनचा काळा बाजार केला। धुळ्याच्या विकासासाठी कोट्यवधींचा निधी मंजूर। आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांची पत्रकार परिषदेत माहिती। आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की मैं किसी को छेड़ता नहीं और कोई मुझे छेड़े तो उसे मैं छोड़ता नहीं, असा प्रतिक्रिया देताना विरोधकांना टोला दिला। यावेळी सदर पत्रकार परिषदेत आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी सांगितले की मैं किसी को छेड़ता नहीं और कोई मुझे छेड़े तो उसे मैं छोड़ता नहीं, असे म्हणत आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी कोरोना महामारीची तिसरी लाट येऊ पाहत आहे, तिला थोपविण्यासाठी आपण सज्ज व्हा। कोरोना रोखण्यासाठी मनापासून आपण प्रयत्न केले आहेत। जनतेची सेवा करताना त्यांना अन्नधान्य वाटताना माझा सख्खा भाऊ कोरोनाने शहीद झाला तरी मी थांबलो नाही। जनतेची कामे मनापासून करतो आहे। धुळे शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला, त्याचे लवकरच भूमिपूजन करण्यात येईल। गेल्या 1.5 वर्षात कोरोना महामारीमुळे विकास कामात अडथळा आला, मात्र धुळे शहरात विविध विकास कामांना चालना देण्याचा आपण प्रयत्न मनापासून करीत आहेत, असे यावेळेस प्रतिपादन धुळे शहराचे आमदार कार्यतत्पर दमदार आमदार फारुख शाह यांनी आपल्या पत्रकार परिषदेत प्रतिपादन केले आहे। सरकार स्थापनेला सुरुवातीला वेळ लागला, कोरोनामुळे 1 वर्ष वाया गेले, तरी धुळे शहराच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी आपण मंजूर करून आणला आहे। शहरातील आदिवासी बांधवांच्यासाठी विकास भवनासाठी 6,40,00,000 रुपये आपण मंजूर करून आणले आहेत। मालेगाव रोडवरील गुरुद्वारा ते दसरा मैदान पर्यंतच्या रस्त्यासाठी 1 कोटी मंजूर करून ते काम पूर्ण झाले आहे। मनोहर टाकीज परिसरातील चौकाच्या सुशोभीकरणासाठी 3 कोटी रुपये मंजूर करून आणले, त्याचा देखील लवकरच शुभारंभ होणार आहे। साक्री रोड सुशोभीकरणासाठी 4 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत। गेल्या 15 ते 20 वर्षापासून 80 फुटी रोड जोडल्या जाणाऱ्या जुना वडजाई रोड अनेकांनी राजकारण केले। तो वडजाई रोड मी मॉडेल रस्ता म्हणून आकाराला आणला आहे। त्या रस्त्यासाठी 7 कोटी रुपये मंजूर देखील झाले असल्याचे यावेळी त्यांनी सांगितले। देशभरात कोरोना महामारीने लोक प्रचंड परेशान असताना मोदी सरकारने रेमडेसिवीर इंजेक्शन बनविणाऱ्या कंपनींना दम देऊन इंजेक्शन भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे देण्याचा दबाव आणला, त्यामुळे ते इंजेक्शन बीजेपीच्या पदाधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध झाले असून त्यांनी इंजेक्शनचा काळा बाजार केला आहे। धुळ्यात डॉक्टर माधुरी बोरसे यांनी 999 मध्ये इंजेक्शन उपलब्ध करून दिले, मात्र बीजेपी वाल्यांनी हेच इंजेक्शन 1175 रुपयाला जनतेला दिले, असा आरोप आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी केला आहे। यावेळेस त्यांनी सांगितले की इतिहासात गेल्या 2 वर्षात सर्वात जास्त भ्रष्टाचार झाला आहे। जनता कोविडने त्रस्त असताना मनपातील सत्ताधाऱ्यांनी जुनी 15 कोटी रुपयांची बिलं 15% कमिशन घेऊन काढली, त्याची देखील मी तक्रार शासनाकडे केली असल्याची माहिती यावेळेस आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी पत्रकार परिषदेत दिली। यावेळेस त्यांनी सांगितले की PWD आणि मनपातील खानदानी अनुप ठेकेदार यांनी आपल्यावर नुसते पत्रकबाजी करतात असा आरोप केला आहे। मी स्वतःहून कोणावर चिखलफेक करत नाही, मात्र कोणी केलीच तर त्याला सोडत नाही, असे म्हणत आमदार फारुख शाह यांनी सांगितले की गेल्या वर्षी बीजेपी वाल्यांनी गरीब जनतेला फूड पॅकेट देऊन जेवण दिल्याचे फोटो छापून आणले, मात्र हे जेवण नगरसेवकांच्या 3-3 महिन्यांच्या पगारातून देण्यात आले। या दरम्यान शहरातील अनेक दानशूर लोकांनी या कामासाठी मदत केली, मात्र बीजेपी वाल्यांनी स्वतः खर्च केल्याचा भास निर्माण केला, असे देखील यावेळेस पत्रकार परिषदेत आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी सांगितले। कोविड काळात आमदार कुणाल पाटलांनी देखील खिशातून एक दमडीही दिली नाही, असे बीजेपी वाले म्हणत आहेत, मात्र आमदार कुणाल पाटलांनी जवाहर फाउंडेशन कोविड रुग्णांसाठी उपलब्ध करून दिले आहे। आमदार कुणाल पाटील माझ्या पक्षाचे नाहीत, मात्र त्यांनी केलेले काम यांना दिसत नाही का, असे सांगत बीजेपीच्या बाबांनी स्वतःचे हॉस्पिटल कोरोना रुग्णांसाठी उपलब्ध करून द्यावे। मी तर लहान माणूस आहे, खासदारांनी त्यांचे भले मोठे राम पॅलेस रुग्णालयासाठी आतापर्यंत का उपलब्ध करून दिले नाही, असा माझा सवाल असल्याचे त्यांनी सांगितले। रेमडेसिवीर इंजेक्शन दिल्याचा गवगवा हे लोक करतात, मात्र यांनी ते इंजेक्शन जनतेला विकत दिले, त्यांनी हे खिशातून दिले नाही किंवा खासदार निधीतून उपलब्ध करून दिले नाही, असे देखील आमदार शाह यांनी सांगितले। जुना जिल्हा रुग्णालयात मी आज सकाळी जाऊन पाहणी करून आलो असून तिथे आपल्या आमदार निधीतून ऑक्सिजन प्लांट निर्मिती करण्यात येणार आहे। जुन्या जिल्हा रुग्णालय पुन्हा सुरू होण्यासाठी आपण गेल्या वर्षभरापासून
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि आरोग्यमंत्री टोपे यांच्याकडे वारंवार पाठपुरावा केला आहे. त्यामुळे या कामासाठी 7 कोटी रुपये मिळवले आहेत. जुने जिल्हा रुग्णालयात 700 बेडचे रुग्णालय लवकरच सुरू होणार आहे. तसेच शहरातील देवपूर भागात असलेल्या अमरधान येथे देखील शवदाहिनी सुरू करण्यासाठी 30 लाख रुपयाचा निधी आपण दिला आहे. सुरुवातीला हे काम 10 लाख रुपयात होईल असे प्रशासकीय अधिकारी सांगत होते. मात्र विरोधकांनी या कामात राजकारण केले आणि नव्याने 1.5 कोटी रुपयाचे एस्टिमेट करून आणले. त्यामुळे हे काम होऊ नये यासाठी विरोधकांनी खटाटोप केला. मात्र जनतेच्या सेवेसाठी 1.5 कोटी काय, मला माझा जीव द्यावा लागला तरी मी तयार आहे, असे यावेळी आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. धुळे शहरातील ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी मी सुरुवातीला आपला आमदार निधी दिला. शासनाकडे जागा उपलब्ध नसल्यास स्वमालकीची MIDC येथील जागा देऊ केली. तसे पत्र शासनाला दिले. मात्र विरोधकांना ते सहन झाले नाही. त्यांनीही धडपड करत ऑक्सिजन प्लांट उभारण्यासाठी 1 कोटी रुपये देत असल्याचा दिखावा केला. शहराचे माजी आमदार राजूबाबा यांनी शासनाला पत्र दिले आहे. मात्र हे पैसे उद्योगपती संजय अग्रवाल यांचे आहेत आणि नाव मात्र राजूबाबांचे असा हा प्रकार असल्याचा आरोप देखील आमदार डॉक्टर फारुख शाह यांनी केला आहे. व येत्या काळात महापालिकेचा भ्रष्टाचार काढल्याशिवाय राहणार नाही, असा देखील यावेळेस त्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. पूरे देश की सियासत को बदल सकता है और जिससे पत्रकार बंधुओं में, हमारे संपादक भाइयों में है, मैं आप लोगों से शहर के जिला के विकास के लिए और आज जो खास करके जो संकट हमारे ऊपर आया है कोरोना महामारी का, उससे लड़ने के लिए हमारे जिले को, हमारे राज्य को कोरोना मुक्ति के लिए आप सब लोगों का सहकार्य हम लोगों को लाभेगा, ऐसी आशा व्यक्त करता हूँ. और अपनी पत्रकार परिषद को मैं शुरू करते हुए आप सब लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने पिछले वक्त भी देखा होगा कि जब पिछले साल कोरोना हमारे शहर में शुरू भी नहीं हुआ था, उस वक्त से हमने कोरोना से लड़ने के लिए उपाय योजना शुरू कर दी है. जिस वक्त हमारा पिछला मार्च का अधिवेशन था, उसके पहले मोदी जी ने ट्रंप को इंडिया आने की दावत दी थी, हिंदुस्तान में बुलवाया था और उनका इस्तेकबाल सत्कार किया था. उस वक्त ट्रंप के साथ 200-300 लोगों का ताफा आया था, जिसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में भी कोरोना फैलना शुरू हो गया था. उस वक्त हमने, जब हमारा अधिवेशन शुरू था, मुंबई में अमित जी देशमुख से मुलाकात करके हमने उनसे ये कहा था कि अगर हमारे शहर में, हमारे ज़िला में भी कोरोना जैसी बीमारी शुरू हो जाती है तो वहाँ पर जो उसका टेस्टिंग होता है उसके लिए एक VDRL लैब की ज़रूरत होती है. और अगर हमारे यहाँ कोरोना की बीमारी अगर शुरू होती है तो हमको हमारा टेस्टिंग के लिए वो जो सैंपल है उसको पूना वगैरह भेजना पड़ेगा. इसलिए हमने उनसे मांगनी की थी कि हमारे जिला के लिए धीरे मेडिकल कॉलेज में एक VDRL लैब दिया जाए. मांगने को मान्य करते हुए मैं समझता हूँ कि पहली बार हमारे यहाँ पर VDRL लैब धीरे मेडिकल कॉलेज में लगाया गया. उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमसे जो भी उपाय योजना करते आई हमने वो किया. गरीबों के लिए अनाज की बात हो वो भी हमने की. यहाँ तक कि जो मेरे छोटे भाई हाजी कलीम साहब कोरोना में लोगों की मदद करते हुए, लोगों को खाना बांटते हुए, अन्नदान करते हुए शहीद हो गए. उसके बाद भी हम लोगों ने हमारे जो कार्य है वो बंद नहीं किए. जहाँ भी हमारी ज़रूरत जनता को पड़ी, हमने पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ शहर के विकास के लिए भी और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए, हमारे शहर को कोरोना से बचाने के लिए पूरी उपाय योजना की, पूरी मेहनत की और आज तक हम लोग करते आ रहे हैं. मैं अपने दुर्भाग्य समझता हूँ, सरकार स्थापन होने के बाद CA और NRC के मामला शुरू हो गए, जिसमें मुल्क भर में, पूरे देश में आंदोलन शुरू थे. किसी तरह के विकास काम नहीं हो पा रहे थे. उसके बाद जैसे ही गाड़ी लाइन पर आने लगी तो कोरोना ने अपना सर उठा दिया.
कोरोना की वजह से मैं समझता हूँ कि हमारा साल भर फल तो गया, खराब गया। उसके बाद भी हमने पूरी कोशिशें की और हमारे शहर के विकास के लिए हमने बहुत सारा निधि मंजूर करके लाया, जिसमें मैं आपको कुछ छोटे छोटे उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने अपने शहर में जो आदिवासी बांधव है, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनके विकास के लिए उनको हर तरह की योजनाओं का लाभ मिल पाए, इसलिए हमने उनके लिए एक आदिवासी विकास भवन को मंजूर कराया और उसके लिए 6 करोड़ 40 लाख रुपए हमने निधि मंजूर किया। उसके बाद में हमने मालेगांव रास्ते के लिए, आपने देखा होगा कि जो दशहरा मैदान से लेकर गुरुद्वारा तक उसका डामरीकरण और दुरुस्तीकरण के लिए 1 करोड़ रुपए निधि मंजूर करके लाया था। मैं समझता हूँ कि वो काम भी पूरा हो चुका है। उसके बाद जो मनोहर टॉकीज का चौक है, उसके लिए 1 करोड़ रुपए का काम हमने निधि मंजूर करके लाया था। अगले हफ्ते हम उसका उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद लोकमान्य हॉस्पिटल से लेकर तो हाईवे पर 40गांव रोड चौखली तक के जो रास्ता है, उसके साइड में गटार और रास्ता, इस काम के लिए हमने 3 करोड़ रुपए का निधि मंजूर करके लाया है। उसका वर्क ऑर्डर भी मैं समझता हूँ कि 4 परसों में हो जाने वाला है। उसी के साथ में जो सागरी रास्ता है, सागरी रोड के लिए हमने 4 करोड़ रुपए और ये सिविल हॉस्पिटल, अभी हम लोग जा बैठे जिला रुग्णालय के सामने रास्ता दुरुस्तीकरण के लिए 2 करोड़ रुपए का निधि मंजूर करके लाया। ये वही काम है जो मैं आपको गिरा रहा हूँ, जो मंजूर हो चुके हैं, जिसकी प्रशासकीय मंजूरी होती है, जिसका निधि आ चुका है। ऐसे ही काम मैं आप लोगों को गिनवा रहा हूँ। उसके साथ साथ जो हमारा एक अल्पसंख्यक इलाके से होकर गुजरता है वड़जई रोड, वो वड़जई रोड जो ऐसी एक रास्ता है कि जिसके ऊपर अनेक नेताओं ने, अनेक पुजारियों ने 15 से 20 साल राजकारण किया। कई मर्तबा उस रास्ते का उद्घाटन हुआ, उसका निधि होने के बाद भी वो निधि वापस गया, लेकिन उसका काम मार्गी नहीं लगाया गया। हमने उस वड़जई रोड का काम करने के लिए, उसको कंक्रीटीकरण करने के लिए शासन से 7 करोड़ रुपए मंजूर करके लाए हैं और उसको उसी तरह से मॉडल रोड बनाएंगे कि जहाँ पर लोग उसको आकर देखें। ऐसे विकास काम हम लोग करते ही जा रहे हैं। उसके बाद में हम लोग जहाँ भी विजिट के लिए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, पिछले वक्त हमने हीरे मेडिकल कॉलेज में एक विजिट की थी। वहाँ पर हमने सब बातों का जायज़ा लिया, वहाँ पर मालूमात ली। तो वहाँ पर जो कमी थी, वहाँ की टीम ने हमको बताया था कि हमारे यहाँ पर वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारियों की कमतरता है। उसके अलावा भी जो परिचारिका और डॉक्टर्स की यहाँ पर पदें रिक्त है, इसके लिए हमने शासन से मांगनी की। बार बार अभी पिछले वक्त यहाँ पर राजेश जी धोखे आए थे, उस वक्त भी मैंने उनको लेखी निवेदन भी दिया और उनको बताया कि हमारे यहाँ पर कर्मचारियों की कमतरता है। उन्होंने उसी वक्त फ़ोन किया था तात्याराव लाहने साहब को कि किसी भी तरह से 4 दिन में ये भर्ती होना चाहिए, ऐसा आप लोग उपाय योजना कीजिए। उसके बाद मैं 15 दिन पहले जब मुंबई था, वहाँ भी जाकर उनसे सविस्तर चर्चा की इस बारे में, और उन्होंने उसके बाद में वो पत्र अमित भैया देशमुख को दिया। मैंने अमित भैया देशमुख से मुलाकात करके और उनको फौरन आदेशित करने लगाया। और मैं आज आप लोगों को बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हीरे मेडिकल कॉलेज में 78 पद भरने के लिए मंजूरी मिल चुकी है। उसका GR भी यहाँ पर डीन मैडम के पास आ गया। उसके बाद यहाँ हमने देखा कि जूने जिला रुग्णालय में हमने जिस वक्त मुआयना किया, जिस वक्त हमने जायज़ा लिया, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे लोगों की जो पेशेंट वगैरह खड़े हुए थे, उन लोगों की भी ये मांगनी थी कि यहाँ पर जिस तरह से पहले 7 साल पहले जो दवाखाना, जो हॉस्पिटल शुरू था, उसी तरह से यहाँ शहर के मध्य ठिकाने सेंटर स्पॉट पर ये दवाखाना पूरी तरह से शुरू होना चाहिए। इसके लिए हमने बार बार मुख्यमंत्री से लेकर आरोग्य मंत्री, उन सबको लेखी तकरार दी, लेखी पाठ पुरावा किया। उसके बाद हमने पिछले अधिवेशन में एक तारांकित प्रश्न लगाया और वहाँ पर ये जिला रुग्णालय की तमाम समस्याओं को बताया। मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ
कि उसके लिए 7 करोड़ रुपए जूने जिला रुग्णालय में स्थिर रुग्णालय शुरू होना चाहिए और ये पूरी तरह से जिस तरह से पहले चल रहा था 300 बेड का उसको मंजूरी मिल चुकी है और जल्द ही हमारा प्रयत्न है कि ये शुरू हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ भी कोरोना से लड़ने के लिए हम लोगों की ज़रूरत पड़ती है लोक प्रतिनिधि की, मैं अपना कर्तव्य समझकर सबसे पहले वहाँ पर पहुँचता हूँ और मेरे से जितना हो सके मैं पूरी उपाय योजना करने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने देखा था कि देवपुर अमरधाम हो और जो हीरा मेडिकल कॉलेज के पीछे जो अमरधाम है ताकि अभी जाकर कोरोना के पेशेंट जलाए जाते हैं, वहाँ पर मयत जलाने के लिए लकड़ियों की कमतरता पड़ रही है। तो फिर हमने उसके लिए सोचा कि हम यहाँ पर एक विद्युत शवदाहिनी लगाना चाहिए। मैंने कमिश्नर से इस सिलसिले में बात की। कमिश्नर ने कहा कि हमारे पास निधि की कमतरता है। तो मैंने उनको पूछा कि इसके लिए कितना निधि उपलब्ध होना चाहिए, तो बोले एक ठिकानी 10 लाख रुपए में हो जाएगा। पहले कमिश्नर ने ये मुझे बोला कि भाई एक जगह पर 10 लाख रुपए में हो जाएगा। मैं बोला ठीक है, मैं 20 लाख रुपए देता हूँ अपनी निधि से। उसके बाद में फिर उन्होंने ये कहा कि इसमें कॉस्ट बढ़ सकती है। मैं बोला ठीक है, मैं 30 लाख रुपए देता हूँ। उसके बाद उसमें राजकारण आप देखिए कि कुछ लोगों को इन्हें बुरा लगा या उन्होंने ये सोचा कि ये शुभ कार्य आमदार के हाथों से नहीं होना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने कमिश्नर को और जो उनके इंजीनियर है उनको क्या पट्टी पढ़ाई, तो उन्होंने तब्बल 1.5 करोड़ रुपए का वो शवदाहिनी का एस्टीमेट ला कर दिया। तब भी मैं रुका नहीं और मैंने हिम्मत नहीं आ रहा हूँ। मुझे अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है। मैं उसके लिए 1.5 करोड़ क्या 2 करोड़ रुपए भी मंजूर करके लेके आऊँगा। उसके बाद हमने देखा कि जो रेमडेसिविर का यहाँ पर जो मैं बोलता हूँ कि कृत्रिम टुकड़ा निर्माण किया गया। मैं स्पष्ट खुले अल्फाज में ये बोलना चाहूँगा कि पूरे राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी सरकार ने जो कंपनियां रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाती है उनको ये आदेश किया था कि बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के अलावा किसी को रेमडेसिविर नहीं दिया जाए और यहाँ भी लोगों ने उसका काला बाजार किया है। मैं जैसा कि जो स्टॉकिस्ट रहते हैं उनको वो ठीक है रेमडेसिविर दे रहे थे। कई लोगों ने समाज सेवा की। हमारे जो एक निरामय हॉस्पिटल है, आप लोगों ने देखा होगा कि जो बापना मैडम है, उन्होंने ना नफा ना तोटा इस बेस के ऊपर 999 रुपए में रेमडेसिविर सप्लाई किए, बेचे, लोगों को दिए। लेकिन एक पुडारी जो ठेकेदार है उसने 1175 रुपए में 1.5 महीना पहले वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन बेचे। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहूँगा कि मैंने कभी किसी के ऊपर चिकन फेंक नहीं की। मैं अपने कार्यों में लगा रहता हूँ, मैं अपने काम पर ही ध्यान देता हूँ। लेकिन हमने देखा कि जिस वक्त मैंने जो हमारे उप मुख्यमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर अजीत दादा पवार साहब का एक आदेश आया कि हम लोगों को जो आमदार निधि 3 करोड़ से 4 करोड़ किया गया था, उसमें से 1 करोड़ सिर्फ कोविड-19 की उपाय योजना के लिए खर्च किया जाना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि 20 लाख रुपए के हम लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन ले लेते हैं और ये जो ऑक्सीजन की कमतरता हो रही है, ऑक्सीजन का टुकड़ा निर्माण हो रहा है हमारे जिला में, उसके लिए हम एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर 80 लाख रुपए में तैयार करेंगे। ऐसा मैंने सोचकर मैंने वो दोनों पत्र जिलाधिकारी को दिया। आप लोग सोचिए कि एक ठेकेदार बोलता है जो हर बात में हर जगह पे PWD सार्वजनिक बांधकाम विभाग में ठेके लेता है, महानगर पालिका में तो 100% उसकी ठेकेदारी चलती है। एक ऐसा ठेकेदार बोलता है कि आमदार फक्त पत्रकबाजी कर दो। आप लोग बोलिए, आप लोग सोचिए जो सच्चाई है। एक आमदार अपने लेटर पैड पर जिलाधिकारी को बोलता है कि मेरे विकास निधि से आप लोग 20 लाख रुपए के रेमडेसिविर थोड़े कर वासियों के लिए, थोड़े शहर की जनता को खरीद कर और आप लोग मुफ्त दो, और ऑक्सीजन प्लांट के लिए 80 लाख रुपए देता है।
कि अगर महानगर पालिका इसके लिए जगह नहीं देती है, इसको ना हरकत नहीं देती है या इसमें आड़ फाटा डालती है, तो जो मेरी मालकी की जो जगह है MIDC में, वो ठीक है, वो शासन की जगह रहती है, शासन उसको 99 साल के करार पर देता है, लेकिन आज उस पर मालकी हक हमारा है और हम उसको चाहे तो किसी को बेच भी सकते हैं, किसी को किराए से भी दे सकते हैं। तो मैंने जिला अधिकारी साहब से ये विनती की कि ऑक्सीजन प्लांट उभारने के लिए अगर महानगर पालिका जगह नहीं भी देती है तो मैं मेरी जो कंपनी ऑक्सीजन अपने MIDC में ऑक्सीजन प्लांट उभारने के लिए 2 साल के लिए, जब तक ये हमारा कोरोना महामारी खत्म नहीं होती है, तब तक के लिए मैं बगैर किसी किराए के मुफ्त देने के लिए तैयार हूँ, ये मैंने घोषणा की। तो ये किसी को बुरा लगने वाली बात नहीं है, मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की, लेकिन मैं आज समझता हूँ कि ये जो विधायक कार्य हम लोग कर रहे हैं, इसमें मैं समझता हूँ कि जो सुज्ञ नागरिक है, जो सूझबूझ वाले लोग हैं, उनको खुशी महसूस होती है, वो अच्छी तरह की मुझे मुबारकबाद देते हैं। तो इसमें हमारे लोक प्रतिनिधियों को जलन नहीं होना चाहिए, उनमें विकास काम में साथ देना चाहिए या उससे सबक सीखना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो ज़बरदस्ती हम पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आज तक कभी किसी के बारे में बुरा नहीं किया, लेकिन आज स्पष्टीकरण मैं करना चाहूँगा और बताना चाहूँगा कि जैसा आप लोगों ने देखा, ये सब कोरोना की जो बीमारी है 1.5 साल से शुरू है, आप लोगों ने क्या किया उसके लिए? पीछे जो अग्रवाल विश्राम भवन में खाना बनाया गया, उसमें किसी ने अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं किया। सभी नगर सेवकों के 3 महीने की पगार उसमें दी गई। उसके बाद जो बड़े बड़े जो जिनको हम बोलेंगे दान करने वाले दानशूर लोगों ने, उसमें जो आड़त दुकानदार है, ऐसे कई लोगों से मैं आप लोगों को मिला भी दूंगा, उन्होंने मुफ्त में किसी ने चावल दिया, किसी ने गेहूँ दिया, किसी ने दाल दिया, ऐसा लोगों ने मदद की और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके अनाज के पैकेट वगैरह बांटे। उसके बाद अभी ये होने के बाद पत्रकबाजी की गई और वो एक ठेकेदार कहता है कि मैं आमदार ने पत्रकबाजी की। उसके बाद में जो कुणाल बाबा है, उनके बारे में भी कुछ कहा। कुणाल बाबा से कोई मेरी दुश्मनी भी नहीं है और मेरी दोस्ती भी नहीं है, लेकिन वो ठेकेदार ये कहता है कि कुणाल बाबा ने एक दमड़ी भी नहीं दी। मैं देखिए, जो अच्छा काम करेगा हम लोग इसका अभिनंदन करेंगे। कुणाल बाबा ने जवाहर फाउंडेशन खोल दिया है, वहाँ पर हजारों रुग्ण उपचार ले रहे हैं। अपने जिले में 3 बाबा है, ये जो इनके बाबा है, इनके बेड नहीं मिल पा रहे हैं, वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तुम्हारा एक सुसज्ज हॉस्पिटल है, अगर तुम दानशूर हो तो उसको दे दो। मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे जितनी प्रॉपर्टी है, आप लोग बोलो, कोरोना से लड़ने के लिए मैं अपनी जान तक देने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर मेरी जरूरत पड़े, मुझे गंदा और घनेरा राजकारण करना नहीं है, मुझे अपने काम करना है। उसके बाद आपने देखा होगा कि 15 दिन पहले, 12 दिन पहले 450 इंजेक्शन आए रेमडेसिविर के। उसमें राजकीय पुजारी आए, बाबा साहेब आए, मस्त फोटो शूट किया। अभी 2 दिन पहले बाबा को भी जाग आई, बोले 1 करोड़ रुपए देता हूँ। ठीक है भाई, कोरोना आज ही शुरू हुआ है, कोरोना 1.25 साल से नहीं, इसलिए तुमने आज आकर 1 करोड़ दिया है। यही बात है, पहले हमने 1 करोड़ रुपए का निधि दिया, उसके बाद आप खड़बड़ा के जागे। ठीक है, कोई सवाल करता है तो आप लोग वाचविले, तुम्ही काय भगवान आहे, तुम्ही ईश्वर आहात का तुम्ही डॉक्टर आहात? अनेक जणांचे प्राण वाचविले, माझ्याकडे ते आहेत, पेपर कागद ठेवलेले आहे। अहो, तुम्ही एक उदाहरण सांगा, एक जणांचे तुम्ही प्राण वाचवले, तुमच्या घरी येऊन तुमचा सत्कार करतो, तुमचं अभिनंदन करतो। जो सच बात है, जो लोगों को कटे, ऐसी बात करो दोस्तों। उसके बाद एक प्रश्न आता है, जो एक ठेकेदार है, मैं बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि मैंने आज तक, आप लोगों ने देखा होगा, खुद होकर मैंने किसी पर
चिकन फेंक नहीं की, लेकिन जो खुद होकर बार बार जो आग पे आएगा आगे अंगावर खेतली शिंगावर, मैं किसी को छेड़ता नहीं हूँ और जो मुझे छेड़े तो फिर उसको छोड़ता भी नहीं हूँ। आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, महानगर पालिका के आज क्या हालत है। मैं समझता हूँ कि नगर पालिका हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जब से नगर पालिका स्थापित हुई है, अमल में आई है, उस वक्त से लेकर अब तक जितना भ्रष्टाचार नहीं होगा उतना 2 साल में, पिछले 2 साल में महानगर पालिका में भ्रष्टाचार हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पर कौन ठेकेदारी करता है, अरे ठीक है तुम खानदानी ठेकेदार है, ठेकेदारी करो लेकिन ईमानदारी से करो ना। कचरे का ठेका तुम लेते हैं, कचरे का ठेका लेकर तुम लोग ये लॉकडाउन के पीरियड में भी यानी शासन की फसौनुक करते हैं। कचरा संकलन करने की बजाय तुम उसमें ईंट मिट्टी मुक्त करते। ठेकेदार कौन है आप देख लेना, अच्छी तरह से मालूमात ले लेना। पर्दे के पीछे कौन है वो आप लोगों को मालूम पड़ेगा। उसके बाद में ठीक है, एक अच्छा उनको मौका मिल गया। अगर नगर सेवक लोग नहीं आ रहे हैं, पालिका में 2-4 अधिकारी 2-4 पदाधिकारी 14 करोड़ रुपए के जो पिछले 10 साल पहले के बिल अदा किए, 15% 20% टक्केवारी लेगा। और क्या क्या बताया आप लोगों को। अभी आपने देखा होगा ये जो हम लोग यहाँ बैठे इसके सामने का जो रास्ता जाता है 2-2 बार उसके पैसे बिल निकाल रहे हैं। 7,000 के बम्बू, तो तुम्हारे ही नगर सेवक लोग बोलते हैं 7,000 के बम्बू के तुम तब्बल 95 लाख रुपए बिल लेते हैं। और बोलते हैं वो ठेकेदार बोलता है माझा खिशे खाली केले बने। अरे खिशे खाली केले का खिशे बदले बाबा या धुळेकर जनतेला सर्व माहित है। तुम आदिवासी लोगों की सुगड़ी के पैसे, अभी पिछले हफ्ते कुछ लोग आए थे मेरे पास में, ये सुगड़ी कंपनी एक पूरी गैंग है, सुगड़ी गैंग। अभी वो सुगड़ी गैंग के पीछे मुझे लगना है, जरा देखता हूँ मैं, जो आदिवासी लोगों की जो सुगड़ी बनती है वो सुगड़ी के पैसे खाते हैं, उससे अपनी जेबें भरते हैं। जो रेमडेसिविर जो लोग यानी 999 रुपए में 1,000 रुपए में जो रेमडेसिविर बेच रहे हैं तो वो 1200 रुपए में बेच रहे हैं। ये ठेकेदारी नहीं तो क्या, तुम खीसे खाली कर रहे हैं, खीसे भर रहे हैं, ये सब हमारी जनता देखती है। खैर मुझे अभी यहाँ तक कि काफ़ी इसके लिए बहुत सारा मसाला है। जितना भ्रष्टाचार इन्होंने किया है महानगर पालिका ने पिछले 2 सालों में, उसका पूरा मैंने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ एविडेंस मैंने जमा कर लिया है। और आप लोगों ने देखा होगा कि 15 दिन पहले मैंने एकनाथ शिंदे साहब से मिलकर उनको ये सब बताया हूँ कि महानगर पालिका में कितना भ्रष्टाचार हुआ है, उसको मैं चवाटे में लाऊंगा। बार बार प्रयत्न रहे लेकिन उसमें लॉकडाउन हो जाने की वजह से, कोरोना की बीमारी की वजह से कुछ मंत्री लोग उपलब्ध नहीं हो पाते हैं या कोई ऐसी समिति की नियुक्ति नहीं हो पा रही है। लेकिन मेरा पूरी कोशिश रहेगी कि जिन्होंने चोरी की है, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, मैं उनको छोड़ने वाला नहीं। कोरोना खत्म हो जाए, एक बार पहले हमको कोरोना से लड़ना है, कोरोना का मुकाबला करना है, उसके बाद हम बाकी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया उनको छोड़ने वाले नहीं। मैं आप लोगों से विनती करना चाहूँगा कि आप पूरे शहर में, पूरे जिले में ये संदेश दीजिए कि जो कोरोना की अभी तीसरी लाट भी आने वाली है, जो कि बहुत भयंकर है, उससे हम सब लोगों को अपना खुद का बचाव करना है, अपने परिवार का बचाव करना है और उसके साथ साथ हमारे शहर का, हमारे जिले का, हमारे राज्य का, हमारे देश का बचाव करना है। इसलिए हमको जो शासन ने हम लोगों पर जो लादे हैं उसका कांटे कोर पने से हमको पालन करना चाहिए। मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए और बगैर ज़रूरत के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। इतना कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आप सब लोग जो अच्छे काम करेगा उसकी सराहना करना चाहिए। अभी कुणाल बाबा को ही मेरा चाहूंगा कि एक राजकीय पक्ष के मजबूत लोगों ने वो झूठा पुलका काम बंद कर दिया था। आप लोगों को मैं वक्त आने पर ये भी बताऊंगा कि वहां पर जो शंकर भगवान की मूर्ति लगी हुई वो मूर्ति वहां से हटाने के नापा गिरा दे। किन लोगों के थे वक्त आने के ऊपर मैं ये भी बताने